जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं संजीव पैट 2023 की श्रृंखला में अपनी एक नई वीडियो को लेकर आया हूं, जिसके लिए हमारी टीम के द्वारा हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर पैट 2023 की प्लेलिस्ट बना दी गई है साथियों। उसमें जाकर आप हमारे साथ इस एग्ज़ाम की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं साथियों। और जैसा कि हमारा कह सकते हैं कि एक उद्देश्य रहता है कि कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराना, तो साथियों ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। साथियों मैं इसी के साथ आपको कुछ बता देता हूँ कि हमारी टीम के द्वारा कुछ बैच लॉन्च किए गए थे, जिनमें कह सकते हैं कि जो एक समर्पण बैच है साथियों। समर्पण बैच, इस समर्पण बैच में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है, असिस्टेंट ऑपरेटर है ना, वर्कशॉप की वैकेंसी है साथियों। तो इनके लिए एक बेहतरीन तरीके से जो बैच हमारी टीम की द्वारा दिया गया जा रहा है, या उस पर जो क्लासेस चल रही हैं, बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस चल रही हैं साथियों। और बहुत से हमारे साथियों ने हम पर विश्वास किया, बहुत सारे साथी रोज़ जुड़ रहे हैं हमारे साथ और हमारे कैसे अच्छा फीडबैक दे रहे हैं साथियों। इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासें भी चल रही हैं, और जिसके लिए कह सकते हैं हमारे साथियों को यदि हमारे साथ तैयारी करनी है तो प्ले स्टोर पर जाकर आप लोग हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करेंगे और उस पर साथियों कह सकते हैं पर्सन जो कुछ इन्फॉर्मेशन उनको भरने के बाद आपको कह सकते हैं ये बैच हमारे मिल जाएंगे साथियों। और इसमें कह सकते हैं कि 15 अगस्त तक इसमें ऑफ़र था साथियों, लेकिन अब ये बैच 399 में मिल रहा है। और जिसके लिए ये हमारी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टीचर या बहुत ही मेहनत से लगे हुए हमारे टीचरों के द्वारा तैयारी कराई जा रही है। और कह सकते हैं कि कोई भी क्यूरी हो आपकी तो उसके लिए आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं साथियों। और कह सकते हैं कि अब नेक्स्ट ये भी है साथियों, कह सकते हैं जो सफलता 2.0 अभी जो वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की चल रही है कनिष्ठ सहायक की, तो उसमें 5,512 पद हो गए साथियों। बहुत बड़ी, इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती, इतनी बड़ी भर्ती ये जूनियर असिस्टेंट की अभी तक नहीं आई है साथियों। और कह सकते हैं इसमें बेस्ट टाइपिंग गाइडेंस के साथ हमारे टीम के द्वारा आपको तैयारी कराई जाती है, और सफलता 2.0 नाम से ये बैच मिल जाएगा साथियों। इसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही कह सकते हैं साथियों का हमें साथ मिल रहा है, और पर डे छात्र जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ। और आप लोग भी इसमें जाकर पहले जो डेट है साथियों उसकी 10 अक्टूबर लास्ट डेट है, उससे पहले आप जो फॉर्म है उसको फिल कर देंगे। उसके बाद कह सकते हैं हमारे साथ तैयारी करें। इसका जल्द ही कह सकते हैं उस एग्ज़ाम भी होगा, कट ऑफ भी आएगा, और जिस हमारे साथी के 55+ नंबर बन रहे हैं वो इस फॉर्म को फिल कर ही दें। जिसमें हमारे खुद 2 टीचर जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्टेड हैं, संदीप सर और संजीव सर, जैसा कि मैं खुद। और हमारे संदीप सर यहाँ साइंस का पोर्शन लेके चलेंगे, विवेक सर रीजनिंग का पोर्शन लेके चल रहे हैं साथियों। ठीक है साथियों, यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और ये जो ऐप है मात्र 399 में आपको मिल जाएगा साथियों, और इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं जो दिए हुए नंबर है इन पर। साथियों समय को न गंवाते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और कह सकते हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप साथियों किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये क्लास को आप ले सकते हैं। चाहे UPSSC पैट हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे UPSI यूपी कांस्टेबल हो, चाहे अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो साथी, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए SSC का भी कह सकते हैं उसके लिए भी क्लास ले सकते हैं साथियों आप। और इसमें समय को न गंवाते हुए मैं जो ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसको आज कंटिन्यू करूँगा आगे साथियों। इसके लिए हमारे द्वारा एक कह सकते हैं इसके पहले एक कैसे क्लास दी गई थी साथियों, और अब ये हमारी क्लास कंटिन्यू आती रहेगी आपके समझ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे द्वारा ज्योग्राफी हुआ और इकोनॉमी हुआ और कह सकते हैं करंट अफेयर्स, ये 3 पोर्शन तैयार कराए जाएंगे साथियों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी टीम मेहनत कर रही है। ठीक है साथियों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से ज्योग्राफी में आज, कि जो हमारा प्यारा भारत है उसमें जैसे पूछ लिया जाए कि भारत की जो विभिन्न जो स्थल आकृतियाँ वाला एक विशाल देश, मतलब यहाँ की जो आकृति है, स्थल जो क्षेत्र है अनेक आकृतियों का है और बहुत विशाल देश है, जैसा कि इसके बारे में हमने आपको बताया भी था।
कि विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश हो जाएगा इस क्षेत्रफल में। और यहाँ सभी प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें कह सकते हैं हमारे देश का क्षेत्रफल देखो, आपको हमने बता भी दिया था पहले भी लास्ट क्लास में, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है साथियों। और इसमें ये भी है, इसमें क्या क्या आते हैं विभिन्न स्थलाकृतियों में, तो पर्वत हैं, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है, तटीय क्षेत्र है और द्वीप समूह है, ये सब आ जाते हैं। जबकि मैं बात करूं कि भारत जो है हमारा, इसके लगभग 10.6% क्षेत्रफल पर पर्वत पाए जाते हैं। तो पर्वत कितने प्रतिशत पे पाए जाते हैं? 10.6% पर। और कह सकते हैं 18.5% क्षेत्रफल पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जबकि पहाड़ियाँ कितने पे? 18.5% पे। और पर्वत 10.6% पे हैं। क्योंकि पठार की बात करूं तो जो पठार हैं वो 27.7% क्षेत्रफल पे पठार पाए जाते हैं। और मैदानी भाग की बात करें तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पे मैदानी भाग है, जो 43.2% क्षेत्रफल पे मैदानी भाग पाया जाता है। तो साथियों पर्वत 10.6 हो जाएंगे और पहाड़ियाँ 18.5 और पठार 27.7, मैदानी भाग 43.2% याद रखेंगे। अब मैं बात करूं कि भारत जो है इसके भौतिक स्वरूप को अनेक भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि कह सकते हैं कि जो उत्तर का मैदान है, उत्तर के पर्वत हो जाएंगे, उत्तर का मैदान हो जाएगा, थार का मरुस्थल हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। तो इन भागों इस प्रकार हमारे देश को कह सकते कई भागों में बांट दिया गया है साथियों। तो उत्तर के पर्वत इधर आ जाएंगे, उत्तर का मैदान हो जाएगा, थार का मरुस्थल हो जाएगा जो राजस्थान और पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। जबकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो क्षेत्र ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये इसे प्रायद्वीप कहते हैं साथियों। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है साथियों, याद रखेंगे। और जैसे कि हमने आपसे कहा कि उत्तर का जो पर्वत बता दिए थे, मैदान बताया, थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, ये सब हो जाएंगे। नेक्स्ट कह सकते हैं कि जो तटीय क्षेत्र है साथियों, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो तटीय क्षेत्र भी है, क्योंकि ये तट से हमने कहा था भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं तट रेखा से, जिनमें गुजरात सबसे अधिक है, गोवा सबसे कम हो जाएगा। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार सबसे अधिक लगा हुआ है, ठीक है। और तटीय मैदान हो गया। द्वीप समूह जैसे कह सकते हैं लक्षद्वीप समूह, भारत में 2 द्वीप समूह, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। अंडमान निकोबार भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी में है, जबकि लक्षद्वीप भारत के पश्चिम में अरब सागर में पड़ता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे, अब मैं हिमालय के बारे में चर्चा करूँगा साथियों। तो जो हमारा हिमालय है साथियों, तो इसे कई भागों कह सकते हैं भागों में बांट दिया गया। जैसे इसका जो ऊपर का जो हमारे भारत का क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये ऊपर का जो क्षेत्र है साथियों, ये इसे यहाँ से यहाँ तक ये हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय है, इसे हम लोग तिब्बत या हिमालय श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ट्रांस हिमालय है साथियों, उसमें कह सकते हैं कि जैसे काराकोरम है ना, जांस्कर है, लद्दाख है, ये सब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। जैसे कलेजा, तो कलेजा से याद रखेंगे, ये ट्रांस हिमालय में काराकोरम हो जाएगा, है ना, लद्दाख हो जाएगा, और जांस्कर श्रेणियाँ ये ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। तो यहाँ पे है कि ये ट्रांस हिमालय है, इसका निर्माण जो है इसका निर्माण हिमालय के पहले हुआ था। यह तिब्बत के पठार का भाग है। तो जो तिब्बत का पठार है, इसे पामीर के पठार के नाम से जानते हैं। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी है। इसे कह सकते हैं कि संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? संसार की छत के नाम से भी जाना, क्या, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है विश्व का। तो उसी का हिस्सा है कौन? ट्रांस हिमालय। और इसका निर्माण हिमालय के पहले हुआ है। तथा अब ये भी है कि इसमें इस श्रेणी से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो सतलज है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है। तो जैसे कि ये वाला जो क्षेत्र है साथियों, जैसे मैं बात करूँ यहाँ का ऊपर का जो क्षेत्र ये हो जाएगा, ये कह सकते हैं इसी का हिस्सा है। ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है साथियों। और वहाँ से सतलज है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है। जैसे कि मैं आप साथियों आपको मैप से बता देता हूँ, यहाँ पे दिया है। तो जैसे कि हाँ, ट्रांस हिमालय हमने कहा था तिब्बत के पठार का हिस्सा है। ये देखिए साथियों, यहाँ पे हमने आपसे कहा, तो ये जो तिब्बत का पठार है यहाँ पे,
ये जो क्षेत्र है साथियों, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, इसका हिस्सा यहीं से सतलज है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, ये नदियाँ निकलती हैं इस क्षेत्र से। ठीक है, तो ऐसे जैसे काराकोरम देखो यहाँ पे हो गया, हमने आपसे कहा था काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जांस्कर श्रेणी है, ये ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं साथियों, याद रखेंगे। और तिब्बत का पठार का हिस्सा, यहीं से सांगपो नदी इधर से आ जाती है, ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं तिब्बत में, ये देखो सांगपो निकलती है इधर से, कह सकते हैं कि असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहाँ पर इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं सांगपो को। तो हम ट्रांस हिमालय की बात करें, ट्रांस हिमालय में हमने आपसे कहा था कि काराकोरम, जांस्कर और लद्दाख श्रेणियाँ आती हैं। अब मैं बात करूं कि हाँ, जैसे कि हमने कहा कि इसी के अंतर्गत 3 पर्वत श्रृंखलाएँ भी पाई, वही हमने आपको काराकोरम जैसे बताया, पर्वत श्रृंखलाओं में काराकोरम हुआ। तो जो काराकोरम श्रेणी है ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है, तो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि विश्व की जो कि कह सकते हैं POK में स्थित है, ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कह ही सकते हैं, लेकिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, क्योंकि विश्व में एवरेज सबसे पहले नंबर पे है, लेकिन विश्व में दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी कह सकते K2 या गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी। 8,611 मीटर ऊंचाई है, ये POK में स्थित है, लद्दाख क्षेत्र के। और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 के नाम से इसे जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। इस श्रेणी में जो सियाचिन ग्लेशियर है, बियाफो है, और कैसे बालतोरा ग्लेशियर है, हिस्पार ग्लेशियर है, ये काराकोरम श्रेणी के हिस्से हैं। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। सियाचिन याद रखना, सियाचिन के लिए ऑपरेशन कह सकते हैं मेघदूत 1984 में चलाया गया। सियाचिन विजय के लिए ऑपरेशन 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। कौन सा? मेघदूत, ये भी याद रखना है हमारी सेना के द्वारा। अब नेक्स्ट है, जैसे याद रखेंगे, हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा? सियाचिन है। और ऑपरेशन देखो ये लिखा भी है, ऑपरेशन मेघदूत हो जाए। कौन सा? मेघदूत, आपको हमने बता भी दिया है। अब अगला पॉइंट ये है कि काराकोरम श्रेणी को तिब्बत में किसके नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में से कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है लद्दाख श्रेणी हो जाएगी। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी जो है ये जो राकापोसी है, लद्दाख क्षेत्र में पड़ती है। ये विश्व की सबसे सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। और कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे कम वर्षा होने के कारण ऐसे शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? शीत मरुस्थल कहते हैं इसको। और जो जांस्कर श्रेणी है, तो जांस्कर, ये सिंधु नदी जो है जांस्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य से निकलती है। कौन सी? तो सिंधु नदी, जांस्कर हुआ, और लद्दाख श्रेणी के मध्य से, जैसे इधर जांस्कर हो गई, इधर लद्दाख श्रेणी हो गई, तो इसके मध्य से होकर सिंधु नदी निकलती है, जो कि बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काट कर कह सकते भारत के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। तो किस जगह पे? बुंजी नामक स्थान पे लद्दाख श्रेणी को काट कर भारत के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती। कौन? सिंधु नदी। और याद रखना है, तो ट्रांस हिमालय के हिस्से आपको कौन कौन से याद रखने हैं? हमने आपको बताया ट्रिक से, कलेजा। ट्रांस हिमालय में हमारा कलेजा बसता है। का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जांस्कर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद मैं बात करूं कि जो इसकी उत्पत्ति की बात करें, तो जो हमारा हिमालय है वो, उसके बारे में ये है कि पहले यहाँ एक गहरा समुद्र हुआ करता था, जिसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। तो क्या हुआ उत्पत्ति में कि भारतीय प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट हैं, इनके टकराव से कह सकते हैं इनकी जब टकराव होता, उससे इसका निर्माण होता, और कह सकते हैं हिमालय पर्वत टेथिस सागर से उत्पन्न हुआ। यहाँ पर क्या था? टेथिस सागर नाम का एक जलाशय हुआ करता था। और हिमालय कैसा पर्वत है? ये कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है या बलित पर्वत, बलित कई बार पूछा जाता है। तो हिमालय कैसा है? नवीन मोड़दार पर्वत भी है या बलित पर्वत कहेंगे इसको। ये एग्जाम में डिक्टो ऐसे ही पूछा जाता है, और अभी आ भी चुका है। नेक्स्ट में बात SSC ने पूछा है कि हिमालय के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियाँ होती। तो सर्दी हल्की होती है किसकी अपेक्षा? मध्य से कह सकते हैं एशिया की तुलना में। क्यों? क्योंकि हिमालय पड़ता है हमारे यहाँ। और कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन देखो SSC फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन है, साथ ही पूछा भी गया है। हिमालय के अंदर 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो हिमालय की जो 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो कह सकते हैं कौन कौन से? जैसे कह सकते हैं महान हिमालय हुआ। तो जो महान हिमालय है, महान हिमालय को हम लोग
इसको अन्य नामों से जानते हैं, जैसे बृहत हिमालय हुआ, महान हिमालय, हिमाद्री और मुख्य हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हिमाद्री और बृहत हिमालय। जबकि महान हिमालय को क्या क्या कहते हैं? बृहत हिमालय और हिमाद्री। यह जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा पर्वत तक फैला हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का जो ऊपर का ये क्षेत्र है, यहाँ जम्मू कश्मीर के कह सकते हैं कि नंगा पर्वत से लेकर और अरुणाचल प्रदेश का जो नामचा बारवा यहाँ पड़ता है, यहाँ तक ये फैला हुआ है। कौन सा? महान हिमालय, याद रखेंगे। जबकि मैं बात करूँ कि तो नामचा बारवा कहाँ है? नामचा बारवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में। अब इसकी जो प्रमुख चोटियाँ हैं महान हिमालय की, जैसे कंचनजंगा हुआ, इम्पॉर्टेंट है। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, पूछा भी जाता है। तो कंचनजंगा, माउंट मकालू, नंदा देवी उत्तराखंड का हिस्सा है साथियों। और मैं बात करूं कंचनजंगा की, कंचनजंगा क्या सिक्किम में स्थित? सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा साथियों। अब मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट की, तो जो माउंट एवरेस्ट है साथियों, ये नेपाल और कह सकते हैं तिब्बत में स्थित है। ठीक है, नेपाल में इसे सागरमाथा, तिब्बत में क्योमोलंगमा के नाम से जानते हैं। पिछली बार पैट में आया भी था साथियों कि एवरेस्ट कहाँ है, किन दो देशों में? तो नेपाल प्लस तिब्बत में है साथियों, नेपाल प्लस तिब्बत में है ना। नेपाल में सागरमाथा, तिब्बत में क्योमोलंगमा कहते हैं। तो नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा, ब्रह्मांड की माता बोल देते हैं। और क्योमोलंगमा का मतलब बर्फ की देवी होता है, तिब्बत में कहते हैं। 8,848.86 मीटर, 8,848.86 मीटर, ये चीन और नेपाल ने जब इसकी दूरी दी थी दिसंबर 2021 में, तब का डेटा है साथियों। और नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, देखो आपको पता है एवरेस्ट है, कह सकते हैं नेपाल तिब्बत के मध्य स्थित है। और एवरेस्ट जो दिवस है 29 मई को मनाते। क्यों? क्योंकि 29 मई 1953 में पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी, इसलिए। और कह सकते कौन कौन गया था? तो शेरपा तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से थे, शेरपा तेंजिंग नोरगे भारत से थे साथियों। और कह सकते हैं कि नेपाल में देखो हमने बताया आपको, इसे सागरमाथा कहते हैं, तो ब्रह्मांड की माता बोल देते हैं। एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई 1953 में 29 मई, इसलिए 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। अब क्वेश्चन है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, विश्व की प्रथम महिला, और एवरेस्ट चढ़ने भारत की प्रथम महिला। तो मैं विश्व की बात करूं, विश्व में जो पहली महिला गई थी उनका नाम था जुंको तोबई। जो जुंको तोबई थी ये जापान से थी, ये 1975 में एवरेस्ट पर गई थी। जबकि जुंको तोबई कहाँ से थी? जापान से थी विश्व में। जबकि मैं भारत की बात करूं तो भारत में पहली महिला बछेंद्री पाल हैं, जो 1984 में गई हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है कि एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय, तो रिदम ममानिया हो जाएंगी साथी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखपाल में भी आ चुका है। अब क्वेश्चन नेपाल की जो अन्य चोटियां हैं, जैसे अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, मकालू है, तो ये कहाँ पर है? नेपाल में है साथियों। अब मैं बात करूँ कि कंचनजंगा की, तो आपको हमने बताया था कंचनजंगा ये सिक्किम और नेपाल दो क्षेत्र में स्थित है साथियों। कंचनजंगा जो है ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम प्लस नेपाल। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, 8,506 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और कंचनजंगा जो चोटी है, जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब कि 5 खजाने कौन से महान बर्फ के? तो 5 खजाने या 5 भंडार, जैसे सोना, चांदी, रत्न, अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करती है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट ये देखो, अभी क्वेश्चन में आया हुआ भी है, यूनिट स्टैंड की परीक्षा 2023 में हुई है साथियों। नेक्स्ट है, मैं बात करूं कि नंदा देवी जो है, ये नंदा देवी कहाँ पर है? तो जो नंदा देवी है उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। कामेज चोटी भी नंदा उत्तराखंड में है साथियों। अब मैं बात करूं, कह सकते हैं मध्य हिमालय की, तो जो मध्य हिमालय है इसे निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और नदियों के बहाव के कारण मध्य हिमालय कटा छटा हुआ है, और कह सकते हैं इसलिए इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। किसे? मध्य हिमालय को इसे निम्न हिमालय भी कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल हुआ, हिमाचल में इसे धौलाधर कहते हैं। जम्मू कश्मीर पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी, नेपाल में महाभारत और नागटिब्बा। तो महाभारत और नागटिब्बा
ये मध्य हिमालय या निम्न हिमालय का हिस्सा है। पीर पंजाल कश्मीर का हिस्सा है। मसूरी उत्तराखंड का है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश का है। और इसी पर जम्मू कश्मीर में 2 दर्रे हैं, एक तो बुर्जिल दर्रा है और पीर पंजाल दर्रा है। ये मध्य हिमालय में स्थित है। किस पर कह सकते हैं, कौन कौन से दर्रे? बुर्जिल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा। दर्रे की बात करें तो कह सकते हैं एक संकरा क्षेत्र होता है, जो कह सकते हैं पर्वतों के बीच से गुजरने वाला मार्ग, याद रखना है, वो दर्रा बोलते हैं साथियों। नेक्स्ट है, मैं बात करूं घाटियों की, तो यहाँ पे क्या मध्य हिमालय में कांगड़ा घाटी है, कुल्लू घाटी है, लाहौल स्पीति है साथियों, और कश्मीर की घाटी है। अब मैं बात करूं बाहा हिमालय की, तो बाहा हिमालय है या इसे उप हिमालय के नाम से जानते हैं। यह हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये बाहा हिमालय या उप हिमालय बोलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर कोणधारी वन एवं छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम वाले क्षेत्र में दून कहते हैं और पूरब में द्वार के नाम से जानते हैं। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो बुग्याल और पयार के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में क्या है, बुग्याल और पयार भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय के निचले भाग को तराई कहा जाता है। जैसे शिवालिक का जो क्षेत्र है ना, उसके बाद जो निचला क्षेत्र है वो तराई, जैसे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का जो क्षेत्र है वो तराई के मैदान के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट मैं बात करूं कि हिमालय का जो प्रादेशिक या क्षेत्रीय जो वर्गीकरण है, हम प्रादेशिक या क्षेत्रीय वर्गीकरण के रूप में जब बांटते हैं, इसको वर्गीकरण करते हैं तो 4 भागों में बांट सकते हैं इसके आधार पर। जैसे कह सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो क्षेत्र है साथियों, ये जो क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पे साथियों ये कश्मीर हिमालय है, तो कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय साथियों। तो सिंधु सतलज है ना, और काली तीस्ता या सिंधु कह सकते हैं। और जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय हुआ, हिमाचल प्रदेश तक, या कह सकते हैं सिंधु और जो सतलज नदियाँ हैं उनके बीच में ये कश्मीर हिमालय पड़ता है। जैसे यहाँ कश्मीर हिमालय जो है ये सिंधु और सतलज के बीच में है, और जो कुमायूं हिमालय है ये सतलज और तीस्ता के बीच में है, सतलज तीस्ता के कुमायूं हिमालय। और नेपाल हिमालय तीस्ता और काली नदी के बीच में है, तीस्ता और काली के बीच में है। जबकि कह सकते हैं साथियों, नहीं जैसे यहाँ हाँ काली और तीस्ता कहेंगे साथियों, काली फिर तीस्ता हो जाएगा। और जो असम हिमालय वो तीस्ता और कह सकते हैं जो देहांग हो जाएगी, तीस्ता और देहांग नदी बोल देते हैं। एक बार सुनेंगे, यहाँ पे जो कश्मीर हिमालय है सिंधु सतलज के बीच में है, और जैसे जो कुमायूं हिमालय है सतलज और काली नदी के बीच में है। जबकि नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में है, और असम हिमालय तीस्ता और देहांग के बीच में हो जाएगा। ये असम हिमालय क्षेत्र, ये नेपाल हिमालय, ये कुमायूं हिमालय, ये कश्मीर हिमालय, इसे पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो साथी यहाँ पे मैं बता दूँगा, तो कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में है। यह कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। किस किस क्षेत्र में आता है? तो कश्मीर हिमालय कश्मीर में आता है, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश तक। इसके अंतर्गत जैसे आपको हमने बताया था कि कलेजा, जैसे काराकोरम हुआ, लद्दाख हुआ, जांस्कर हुआ, पीर पंजाल हुआ, धौलाधर आदि श्रेणियाँ इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब मैं बात करूं जैसे कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे डल झील है, बुलर झील जो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना, पैंगोंग झील है, त्सो मुरारी झीलें हैं, लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ती हैं। और मैं बात करूं यहाँ पे ग्लेशियर जो है, वाल्टेरो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, ये कह सकते हैं कि कश्मीर हिमालय का हिस्सा है। नेक्स्ट है, और यहाँ की जो कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाए K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। और कश्मीर हिमालय जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है साथियों, जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा अब कुमायूं हिमालय की, तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है, और इसकी जो लंबाई है 320 किलोमीटर है साथियों। कितनी है? सबसे छोटा भी हो जाएगा, 320 किलोमीटर है कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कुमायूं हिमालय की, नंदा देवी उत्तराखंड में है, 7,817 मीटर है। यहाँ पर जो चोटियाँ हैं जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, त्रिशूल है, माना है, कामेत है, नंदा देवी है, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब कह सकते हैं इसी के हिस्से हैं साथियों। अब मैं बात करूँ यहाँ पर नैनीताल है,
भूमिताल है, 7 ताल, ये सब उत्तराखंड में पड़ते हैं साथियों। तो कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। माना दर्रा, नीति दर्रा, ये भी सब कह सकते हैं किसके हिस्से हैं, ये सब इसी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब कुमायूं के बाद साथियों नेपाल हिमालय हो जाएगा। जो नेपाल हिमालय है मेरे मित्रों, वो काली और तीस्ता नदी के बीच में है। जैसे आपको हमने बताया था इधर पे कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, तो सिंधु और सतलज और कह सकते हैं काली, तो सतलज काली के बीच में कुमायूं हो गया। अब काली और तीस्ता के बीच में ये नेपाल हिमालय है। फिर तीस्ता और देहांग के बीच में असम हिमालय आ जाएगा साथियों। तो उसको ब्रह्मपुत्र भी के नाम से भी जान देते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि काली, हाँ, तो ये नेपाल हिमालय किसके से भी, काली तीस्ता के बीच में है। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी है? नेपाल हिमालय की। यह हिमालय का सबसे लंबा भाग है, तो सबसे लंबा भाग भी है। और यह सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, नेपाल, भूटान तक फैला हुआ है। तो सिक्किम से लेकर कह सकते हैं साथियों पश्चिम बंगाल हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, इन सब क्षेत्रों में इसका विस्तार है नेपाल हिमालय का। यहाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट किस में? हिमालय के अंदर, नेपाल हिमालय के अंतर्गत है। इसके अलावा अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाईनाथ, है ना, ये सब आदि चोटियाँ जैसे कंचनजंगा, मकालू स्थित हैं। तो कंचनजंगा, मकालू किस में? नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अब मैं बात करूँ असम हिमालय की, तो 750 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र के बीच में है। कहीं कभी ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र ना देता है तो देहांग दे देता है साथियों, तो तीस्ता और देहांग भी ऑप्शन मिलेगा, वो भी आपका आंसर राइट रहेगा। यह सिक्किम हुआ, असम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है सिक्किम। ठीक है, इधर असम जो है साथियों इस प्रकार से इधर मेघालय हो जाएगा, तो सिक्किम हुआ, इधर भूटान हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा साथियों। तो ये सिक्किम में हुआ, असम हुआ, भूटान हुआ, अरुणाचल प्रदेश, तो ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पे फैला हुआ है ये असम हिमालय। नेक्स्ट, तो कह सकते हैं कि हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो नामचा बारवा इसी असम हिमालय का हिस्सा है। 7,756 मीटर ऊंचाई है इसकी साथियों। तो नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में पड़ती है। अब मैं बात करूँ कुछ पहाड़ियों के बारे में, जैसे कि कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश पटकाई बूम है, तो पटकाई बूम की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? वो अरुणाचल प्रदेश में है साथियों। और नागालैंड में जो नागा पहाड़ी है, लेमा टोल की पहाड़ी मणिपुर में हो जाएगी, मिजोरम में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, गारो खासी जयंतिया मेघालय का हिस्सा है। यहाँ जनजातियाँ भी गारो खासी के नाम से पाई जाती हैं। और मिकिर पहाड़ियाँ, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिकिर पहाड़ी कहाँ है, तो मिकिर पहाड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, असम में पाई जाती है मिकिर पहाड़ियाँ। तो पटकाई बूम भी इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि नागा पहाड़ी नागालैंड, लेमा टोल मणिपुर, मिजोरम, गारो खासी जयंतिया मेघालय, मिकिर पहाड़ियाँ असम में, और रेगमा पहाड़ी भी असम का हिस्सा है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र है, हम इसकी बात सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इन सब मैदानों के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। तो कह सकते हैं कि जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, इसकी जब हम चर्चा करते हैं तो इसका विस्तार पूछा जाता है कहाँ तक है, तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, इन कह सकते हैं सभी राज्यों में सिंधु है, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान है। निर्माण कैसे हुआ इसका, तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव के कारण कह सकते हैं इसका निर्माण होता है, और इसको 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग देखेंगे साथ ही हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे भावर क्षेत्र है, तो जो भावर क्षेत्र है उसकी मैं बात करूं तो भावर क्षेत्र शिवालिक के दक्षिण में पाया जाता है। किसके? शिवालिक या बाह्य हिमालय जिसे बोल देते हैं। तो कह सकते हैं कि बाह्य हिमालय या शिवालिक, इसके दक्षिण में कौन है? भावर क्षेत्र है। यहाँ की भूमि पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऊबड़ खाबड़ भूमि। कैसी भूमि? ऊबड़ खाबड़ भूमि। कहाँ पर? भावर क्षेत्र में। कैसी? ऊबड़ खाबड़ और किसमें? भावर क्षेत्र में, और शिवालिक के दक्षिण में पाया जाता है। यहाँ पर्वतों के नीचे की ज़मीन है। यह कैसी है? जो पर्वत होते हैं, तो जो पर्वत जैसे ये बने हैं पर्वत, तो इनके नीचे की जो ज़मीन है वो कैसे थे? भावर क्षेत्र है। और इसी भाग में नदियाँ प्रदेश में प्रवेश करती हैं, जिसके कारण नदियाँ पर्वतों से अपने साथ बड़े बड़े पत्थर बहाकर लाती हैं। इसी कारण साथियों जो नदियाँ हैं पर्वतों से अपने साथ बड़े बड़े पत्थर बहाकर लाती। कौन सा क्षेत्र है?
तो भाबर क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ भूमि है, शिवालिक के दक्षिण में है। और कह सकते हैं कि पत्थरों के कारण यहाँ कैसे नदियाँ भूमिगत होती हैं, कैसी होती भूमिगत, और पत्थरों के कारण यहाँ खेती संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर को किसमें, भाबर क्षेत्र में। भाबर क्या है, शिवालिक के दक्षिण में है ना, और कह सकते हैं किसके, शिवालिक के, और यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है। नेक्स्ट अब मैं बात करूँ कि जो तराई क्षेत्र है साथियों, तराई क्षेत्र की बात करूँ तो तराई में भाबर के ठीक दक्षिण में, जैसे हमने कहा था भाबर क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र इसके ठीक दक्षिण का जो क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है इसकी बात करें, तराई क्षेत्र पाया जाता है। और यह क्षेत्र कह सकते हैं समतल है और नम और दलदली होता है। कैसा, समतल तो मैदान होगा साथ, समतल होगा लेकिन दलदल होगा साथियों, और नमी होगी, यहाँ पर नमी भी पाई जाएगी साथियों। तो ये क्या है, ये तराई क्षेत्र है। तो कह सकते हैं यहाँ वर्षा की अधिकता के कारण कह सकते हैं धान हुआ, और जो गन्ना है तो धान गन्ना की खेती अधिक मात्रा में होती है, और धान खरीफ की फसल भी है साथियों, कह सकते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं धान दूसरे नंबर पर होता है, जबकि सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। और गन्ना उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल भी है। उत्तर प्रदेश सबसे गन्ने की खेती होती है, जबकि सबसे जो चीनी है, चीनी जो मिलें हैं वो महाराष्ट्र में है साथियों। नेक्स्ट बात करें, यह क्षेत्र स्वास्थ्य के लिए कम ठीक होता है, और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वाला जो क्षेत्र है इसी के अंतर्गत आता है। तो स्वास्थ्य के लिए कम ठीक होता है तराई क्षेत्र, कह सकते हैं यहाँ मलेरिया है ना, फाइलेरिया है, और जापानी इंसेफ्लाइटिस है, जिसे मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, आदि अधिक फैलता है किसमें, जो तराई क्षेत्र होता है वहाँ पर। अब मैं बात करूँ कि यहाँ नदियाँ पुनः पत्थरों से बाहर आकर दिखाई देती हैं। तो नदियाँ क्या होती, पत्थरों से जब बाहर आ जाती हैं तो यहाँ पर दिखाई देने लगती हैं। और अब उसके बाद मैं बात करूँगा खादर क्षेत्र की। खादर क्षेत्र, खादर बांगर, ये जलोढ़ मिट्टी के भी क्षेत्र हैं। नवीन क्षेत्र खादर है, उसके बाद में फिर बनता है वो बांगर कहलाता है। तो अब नवीन है ना, आगे खादर आ रहा है ना। देखो सबसे पहले क्या था, भाबर आया, शिवालिक के बाद भाबर, तो भाबर के दक्षिण में तराई आ गया, तराई के बाद खादर आएगा, खादर, तो खादर क्या है, खादर। अब इसके बाद कह सकते हैं बांगर आ जाएगा। तो खादर नवीन हुआ कि नहीं हुआ, नदियाँ यहीं से तो आ रही हैं। तो नेक्स्ट है कि यह मैदान का वही निचला हिस्सा है जहाँ नदियाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का जल फैलाती हैं एवं नवीन जलोढ़ पर्वत का निर्माण करती हैं। तो याद रखना है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण पर्वतों के द्वारा, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है, याद रखेंगे। और तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी हो जाती है, कौन, खादर। नेक्स्ट साथियों याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ की जो मृदा है कृषि के लिए सबसे अधिक उपजाऊ होती है। जब नवीन जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी से अधिक उपजाऊ होती है, लेकिन यहाँ सभी प्रकार की फसलें रोपी जाती हैं। अब बांगर क्षेत्र, तो यहाँ कह सकते हैं ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो गई। कह सकते हैं कि खादर के बाद के उत्तरी मैदानों का सबसे विशालतम भाग है, जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता, वहाँ पुरानी जलोढ़ मृदा ही रहती, उसे बांगर के नाम से। तो जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुँचता है तो वहाँ क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बनी रहती है, और इसे बांगर के नाम से जानते हैं। ये कम उपजाऊ होती है साथियों। अब साथियों में इसी के साथ जैसे कुछ हमारे मरुस्थल वगैरह हैं, मैं मरुस्थल की बात करूँगा। जो शुष्क क्षेत्र मरुस्थल जो होता है साथियों, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। भारत में मरुस्थल अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, जिसे हम लोग साथियों काजरी के नाम से जानते हैं, CAZRI, काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, इसका मुख्यालय जोधपुर में है साथियों। और मरुस्थल हम लोग उसे कहते हैं कि वह क्षेत्र जहाँ पर एक वर्ष में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र को मरुस्थल घोषित कर दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा कि भारत में तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में, जैसे कह सकते हैं कि जो ये क्षेत्र है हमारे भारत का, राजस्थान का जो पश्चिम का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी है। तो पश्चिम भाग में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। भारत के थार मरुस्थल में दिन और रात के कह सकते हैं तापमान में बहुत बड़ा या बहुत व्यापक अंतर होता है, ठीक है, याद रखना है। और यह भारत व पाकिस्तान में फैला हुआ, भारत के राजस्थान है, पाकिस्तान के सिंध में, ठीक है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि वैसे 25 सेंटीमीटर से कम वो मरुस्थल हो जाता, लेकिन हमारे थार के मरुस्थल में 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और यह अरावली के पश्चिम में स्थित है,
तो अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला भी है अरावली, तो अरावली के ये पश्चिम में हो जाएगा। यह एक गर्म मरुस्थल है साथी। अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सबसे गर्म स्थल कह सकते हैं तो चुरू है, जो जैसलमेर में है। सबसे गर्म स्थल क्या है? चुरू, जैसलमेर में है साथियों। और मैं बात करूं कि जो थार का मरुस्थल है साथियों, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल विश्व में, तो कह सकते हैं थार का मरुस्थल ही है साथियों। जबकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका में है साथियों, सहारा मरुस्थल। अब मैं बात करूं यहाँ पे प्रायद्वीप की साथियों, तो कह सकते हैं पेनिनसुला की बात करें, प्रायद्वीप की बात करें तो प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप का मतलब होता है कि वह क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हो। जैसे कि अपना पूरा भारत, हमें समझना ही नहीं है, हमारा भारत ही पूरा प्रायद्वीप है, हमें समझने में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो, ये गुजरात का क्षेत्र भी प्रायद्वीप में, इधर देखो यहाँ पे, उसके बाद ये पूरा भारत प्रायद्वीप है। यहाँ पे पश्चिम का जो दक्षिण का भारत है साथियों, तो इधर से जल से घिरा है, इधर से भी जल से घिरा है, और इधर से भी, इधर बंगाल की खाड़ी से, इधर हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है साथियों। यहीं पे लक्षद्वीप हो जाएगा, यहाँ अंडमान निकोबार, यहाँ श्रीलंका हो जाएगा, यहाँ मालदीव हो जाएगा। तो प्रायद्वीप का मतलब समझे होंगे आप लोग कि 3 ओर से पानी से घिरे हुए क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। यह भारत का सबसे पुराना भूभाग है, तो भारत का सबसे पुराना भूभाग प्रायद्वीप ही है। यहाँ यह पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित है। यह किससे है? क्रिस्टलीय, आग्नेय, रूपांतरित शैलों से निर्मित है। यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और केंद्रीय उच्च भूमि भी यहाँ पर पाई जाती है, किसमें? प्रायद्वीपीय भाग में। अब तो केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? जैसे इसमें मालवा का पठार हुआ, बुंदेलखंड का पठार हुआ, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और छोटा नागपुर का पठार, ये सब याद रखेंगे। तो अब हम इनको डिस्कस कर ले रहे हैं कि जो मालवा का पठार है वो कहाँ पर है। तो मालवा का पठार गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है साथियों। जैसे कि, और कह सकते हैं यहाँ ये इसका निर्माण कैसे हुआ? तो मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ था। और इसका बेसाल, ऐसे भी पूछ रहे किससे हुआ? बेसाल चट्टानों से मालवा के पठार का निर्माण हुआ, ऐसे भी होता है। यहाँ पे काली मिट्टी भी पाई जाती है, इंपॉर्टेंट। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल चट्टानों से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काली मिट्टी भारत में सबसे कहाँ? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी में कपास की फसल उगाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कपास तो गुजरात में होता है, जबकि काली मिट्टी सबसे अधिक ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और काली मिट्टी को रेंगुर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या कहते हैं? काली मिट्टी को रेंगुर के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, रेंगुर या काली कपास मृदा भी बोल देते हैं इसको, तो कह सकते हैं। जबकि काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में और कपास सबसे अधिक गुजरात में होता है। और काली मिट्टी में फसल सबसे अधिक कौन सी होती? तो कपास होता है, इसे रेंगुर कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों से हुआ, ज्वालामुखी के लावा से हुआ। यहाँ मालवा का पठार भी है, तो मालवा के पठार को हम डिस्कस कर रहे हैं। यह अरावली और विंध्य पर्वत के मध्य में स्थित है। तो अरावली क्षेत्र हुआ और विंध्याचल क्षेत्र इसके बीच में स्थित है साथियों। अरावली और विंध्याचल इसके बीच में ये स्थित है। कौन? मालवा का पठार। यहाँ से कह सकते हैं, इससे कौन कौन सी? चंबल है, सिंधु है, बेतवा है, केन नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो चंबल, सिंधु, बेतवा, केन नदियाँ प्रवाहित होती हैं मालवा के पठार से। अब मैं बात करूँगा बुंदेलखंड के पठार। तो जो साथियों बुंदेलखंड का पठार है, इसका जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में। इसमें कुल 13 ज़िले हैं साथियों। उनमें 13 में 7 हमारे यूपी के हैं और 6 एमपी के हैं। तो साथियों हमें यूपी के 7 ज़िले याद रखने हैं। जालौन, झांसी, ललितपुर, है ना, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर। महोबा, बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर हो जाएगा साथियों। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अभी यूपी टेट का एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, तब उसमें पूछा गया, तो वहाँ मिर्ज़ापुर दिया था साथियों। तो मिर्ज़ापुर नहीं है, ऐसे पूछा था। कौन सा नहीं? तो मिर्ज़ापुर था ऑप्शन में। तो जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा ये बुंदेलखंड के हिस्से हैं, याद रखना। इनके अलावा कोई नहीं। वैसे एमपी का है तो सागर है, दमोह है, टीकमगढ़ है, छतरपुर, पन्ना, दतिया, ये भी बुंदेलखंड के हिस्से में आ जाते हैं। बुंदेलखंड का जो पुराना नाम है वो जेजाक भुक्ती है। जेजाक भुक्ती कहते हैं, जेजाक भुक्ती। नेक्स्ट है साथ ही यहाँ चंदेल वंश का शासन था। और हीरा व बलुआ पत्थर आदि के लिए ये बुंदेलखंड का पठार प्रसिद्ध है। अधिकांशतः यहाँ लाल मिट्टी व काली मिट्टी पाई जाती है।
अब मैं बात करूं बघेलखंड के पठार की, तो एमपी और यूपी एवं छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है और उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है इसके अंतर्गत आता है। याद रखें, सोनभद्र जिला ऐसा जिला है भारत का जो 4 राज्यों से सीमा लगाता है, याद रखेंगे। और 4 राज्य सीमा लगाने वाला भारत का एकमात्र जिला कह सकते वो सोनभद्र ही है। सबसे अधिक राज्यों से सोनभद्र लगाता सीमा। रीवा पन्ना का पठार जो है वो रीवा पन्ना के पठार की यदि मैं बात करूं तो एमपी के रीवा जिले में स्थित है। यह हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अब मैं बात करूं छोटा नागपुर के पठार की, तो जो छोटा नागपुर का पठार है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसे भारत का रूर कहते हैं। क्या कहते हैं? रूर। रूर का मतलब होता है जर्मनी में एक रूर क्षेत्र है जो कह सकते हैं कि खनिज की भंडार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो छोटा नागपुर का पठार, यहाँ भी खनिज बहुत पाए जाते हैं, तो इसे भारत का रूर कह देते हैं। तो रूर क्षेत्र वैसे इसलिए जर्मनी में पाया जाता है साथियों, खनिज के लिए प्रसिद्ध है बहुत। तो देखो, तो छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल। वैसे झारखंड बहुत बार आता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यहाँ पर कोयला हुआ, अभ्रक हुआ, बॉक्साइट हुआ, लोहा हुआ आदि के भंडार पाए जाते हैं साथियों। कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट एवं लोहा के, जैसे बॉक्साइट जो है साथियों ये एल्यूमिनियम का हिस्सा है। बॉक्साइट उड़ीसा में सबसे पाया जाता है। नेक्स्ट है, इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। देखो हमने बताया था जर्मनी में रूर प्रदेश पड़ता है, खनिज की इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जादूगोंडा की खान है जो उड़ीसा झारखंड के सिंहभूमि जिले में है, जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध कौन सी खान है? तो भारत में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध जादूगोंडा की खान है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो झारखंड के सिंहभूमि जिले में है। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ जाए पेट में। नेक्स्ट है, इसी पठार से दामोदर नदी, जिसे हम बंगाल का अशोक कहते हैं, तो इसी पठार से कह सकते हैं तो दामोदर नदी निकलती है और इस पठार को 2 भागों में जो क्या करती है, विभाजित करती है। कौन सी? दामोदर नदी। यह 3 पठारों से मिलकर बना हुआ है। कितने पठारों से मिलकर बना हुआ है छोटा नागपुर का पठार? तो 3 पठारों से। वो कौन कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कह सकते हैं रांची का पठार जो सबसे बड़ा है, हजारीबाग का पठार, तो पारसनाथ चोटी यहीं पे है साथियों। पारसनाथ ने यहाँ पर कह सकते हैं ज्ञान प्राप्त किया था पारसनाथ चोटी पे। और कोडरमा का पठार, तो रांची, हजारीबाग, कोडरमा इन्हीं से मिलकर बना हुआ है साथियों ये जो हमारा कैसे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? पारसनाथ चोटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पारसनाथ किसकी है? तो छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब मैं मेघालय के पठार की बात करूंगा। तो साथियों जो मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार यह राजमहल की पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है। यह भी प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। तो किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। कौन? मेघालय का पठार। प्रायद्वीप हमने बताया 3 ओर से जो जल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है प्रायद्वीप कहलाता है। अब मैं बात करूं कि गारो खासी जयंतिया, देखिए साथियों यहाँ पर पठार स्थित हैं, जनजातियाँ भी हैं। मेकेर और रेगमा पहाड़ियाँ जो असम में पाई जाती हैं, इसी का हिस्सा है मेघालय के पठार का। खासी पहाड़ी जो मासिन राम पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा करता है, इसी पर मेघालय की राजधानी शिलोंग भी स्थित है। शिलोंग में असम राइफल्स का हेडक्वार्टर है और असम राइफल्स ही एकमात्र ऐसा सुरक्षा बल है जिसका मुख्यालय दिल्ली से बाहर है ना, बल्कि बाकी सभी का कह सकते हैं मोस्टली दिल्ली में ही है। और असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना सुरक्षा बल भी है साथियों। 1835 में इसकी स्थापना हुई थी, जैसे उसमें कछार लेवी के नाम से जानते थे। अब मैं बात करूं कि दक्कन के पठार की, तो साथियों जो दक्कन का पठार है ये बेसाल चट्टानों से बना हुआ है। किससे बना? बेसाल चट्टानों से। दक्कन का पठार सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार भी है। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है। और दक्कन का पठार खनिज निक्षेपण हुआ, कुछ कीमती पत्थर हैं, इनके लिए प्रसिद्ध है साथियों, खनिज के लिए और कीमती पत्थरों के लिए। यह पठार त्रिभुज के आकार का है। तो साथियों पता ही है आपको, जैसे इस प्रकार का है, ठीक है, त्रिभुजाकार है दक्कन का पठार। और कह सकते हैं यह भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? 8 राज्यों में। कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आदर्श क्षेत्र है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि पर्वत श्रेणियों की, तो कह सकते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वतमाला है साथियों। यह प्राचीन मोड़दार व अपशिष्ट पर्वत है साथियों। कैसा है? मोड़दार भी है, अपशिष्ट व प्राचीन है, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली राजस्थान वाले क्षेत्र में साथियों। तो ये कहाँ कहाँ है? जैसे राजस्थान, गुजरात, तो गुजरात से लेकर साथ ही गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक ये फैला हुआ है साथियों। इधर फिर उत्तर प्रदेश से अपना बिहार है, झारखंड, पश्चिम बंगाल है ना। तो कह सकते हैं इसकी जो ये इम्पोर्टेंट है
कि जो गुरु शिखर 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। और किस पे है, किस पहाड़ी पे है? तो माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ता है साथियों, याद रखना है। अरावली के पश्चिम की ओर माही एवं लूनी नदियाँ निकलती हैं। तो जैसे हमने कहा कि जो अरावली है इसका जो पश्चिम का क्षेत्र है, यहाँ माही है, माही और लूनी नदी हो जाएगी, जो आगे चलकर गुजरात में जो कच्छ का रण है यहाँ पर गायब हो जाती है। ये भी याद रखना है, लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है और माही और लूनी अरावली के पश्चिम से निकलती हैं। तो कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध। कच्छ का रण किसके लिए? तो जो जंगली गधे हैं इनके लिए ये कच्छ का रण प्रसिद्ध है साथियों, याद रखना है। नेक्स्ट में बात करूँ, ये भी यूपी टेट में आ चुका है साथियों, टीईटी टीचर वाले में साथियों। नेक्स्ट में बात करूं कि रायसीना की पहाड़ी अरावली का ही हिस्सा है और जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो राष्ट्रपति भवन किसका हिस्सा है? अरावली का हिस्सा है और कह सकते हैं रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। अरावली की सबसे दक्षिणी जो पहाड़ी है वो कह सकते हैं, तो जो सबसे दक्षिणी पहाड़ी वो कौन सी हो जाएगी? जरगा पहाड़ी है साथी। कौन सी है? अरावली की सबसे दक्षिण की पहाड़ी जरगा पहाड़ी राजस्थान में है। अब बात करें हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, तो साथियों जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसका जो विस्तार है ये मध्य प्रदेश में है साथियों। तो विंध्याचल पर्वतमाला हमारे भारत को दो भागों में, उत्तर और दक्षिण, तो विंध्याचल हुआ, इधर सतपुड़ा हो जाएगा साथियों, और विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ऊपर विंध्याचल हुआ, इधर सतपुड़ा हुआ और इसके बीच में नर्मदा प्रवाहित करती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा, सोन और महानदी। नर्मदा इधर आ जाती है, सोन इधर चली जाती है, महानदी इधर आ जाती है। तो नर्मदा अमरकंटक से पश्चिम की ओर जा रही, सोन इधर के सोनभद्र से होते हुए बिहार पटना में चली जाती, गंगा मिल जाती है और इधर माही नदी उड़ीसा के क्षेत्र में आ जाती है साथियों। तो कह सकते हैं विंध्याचल पर्वत यहाँ पर है साथियों। तो विंध्याचल नर्मदा के उत्तर में है और नर्मदा विंध्याचल के दक्षिण में है साथियों, जबकि नर्मदा विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है और सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा बहती है, जबकि इधर ताप्ती नदी हो जाएगी, यहाँ पर ताप्ती बहती है सतपुड़ा के दक्षिण में। तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे विंध्याचल का विस्तार मध्य प्रदेश में, यह विंध्य पर्वत पर उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज से घिरा हुआ है। तो आपको हमने बताया था कि अरावली हुआ और इधर सतपुड़ा हुआ, यहाँ पर विंध्याचल है साथियों। जैसे इधर अरावली हो गई, इधर विंध्याचल है, इधर सतपुड़ा है और इसी बीच में नर्मदा बह रही है और इसी यहाँ पर ताप्ती बह रही है। तो नर्मदा जो है ये अरावली और सतपुड़ा के बीच में हो गई और ताप्ती और नर्मदा के बीच में सतपुड़ा पर्वतमाला हो जाएगी। नेक्स्ट में बात करूं साथियों कि यह श्रेणी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांट, हमने कहा था दो भागों में बांटती थी, उत्तर भारत को दक्षिण भारत में। कौन सी बांटती? तो विंध्याचल, याद रखना है। जैसे कि हमने आपसे ये कहा था कि इधर है विंध्याचल, तो ये दक्षिण भारत का क्षेत्र हो गया, उधर ऊपर का क्षेत्र, तो विंध्याचल बांटती है दो भागों में। नेक्स्ट है यह अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। ठीक है, कौन सी? विंध्याचल पुरानी भी है, मोड़दार पर्वत भी है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर कह सकते हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, हम पश्चिम की ओर से चलेंगे यहाँ से, तो इधर विंध्याचल हुआ, फिर उसके बाद में कह सकते हैं विंध्याचल के बाद में साथियों ये बहारनेर हो जाएगा, उसके बाद कैमूर हो जाएगा, उसके बाद में साथियों पारसनाथ पहाड़ियाँ, ठीक है, ये सब हैं के रूप में झारखंड तक लगभग 1200 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। तो विंध्याचल, बहारनूर और कैमूर और बहारनेर, कैमूर और पारसनाथ है, याद रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूं सतपुड़ा की, तो साथियों यह भ्रंश कह सकते हैं, भ्रंश श्रेणी या भ्रंश पर्वत का निर्माण उदाहरण है साथियों। इसके दोनों ओर नर्मदा, ताप्ती, भूज भ्रंश घाटियाँ हैं साथियों। तो कह सकते हैं जब पर्वत का, जैसे कोई पर्वत है इस प्रकार का, तो ऐसे नहीं, ऐसे कहेंगे जैसे कोई एक पर्वत था साथियों, तो आगे चल के ये भी दो भागों में बढ़ गया, जब 20 का हिस्सा नीचे धंस जाता है और आसपास के हिस्से ऊंचे उठ जाते हैं और इसी बीच के हिस्से से को हम रेप्ट घाटी या भ्रंश घाटी कहते हैं। और कह सकते हैं इसके बीच के हिस्से से बहने वाली नदी कह सकते हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, इसी भ्रंश घाटी से बहती है साथियों, याद रखना है साथियों। तो नर्मदा इम्पोर्टेंट है और ये पश्चिम की ओर भी हैं, बहती हैं साथियों और अरब सागर में भी गिरती हैं। तो सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच से, हमने कहा था सतपुड़ा है तो इधर नर्मदा बह रही है, इधर ताप्ती बह रही है, इन दोनों के बीच में। ये कई बार पूछा जाता है कि नर्मदा के उत्तर में तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर साइड विंध्याचल, नर्मदा के दक्षिण में तो सतपुड़ा,
ठीक है। और सतपुड़ा के दक्षिण में तो ताप्ती, और ताप्ती के उत्तर में तो सतपुड़ा, याद रखेंगे। यह मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के मध्य 3 पहाड़ियों में स्थित है। कौन? सतपुड़ा। वो कौन कौन सी हैं? जैसे राजपीपला हुआ गुजरात, और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। महादेव पर्वत है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। तो मैं बात करूं महादेव पर्वत, सतपुड़ा और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो धूपगढ़ है। 1350 मीटर भी हो जाएगा। महादेव पर्वत हुआ, सतपुड़ा और मध्य प्रदेश, ये तीनों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़ हो जाएगी साथियों। इसी पर पंचमढ़ी स्थित है, जिसे सतपुड़ा की रानी के नाम से जानते हैं। तो सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? पंचमढ़ी को कहते हैं, सतपुड़ा की रानी, याद रखना। उसके बाद ये मैकाल पर्वत जो है, ये मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के हिस्से में पड़ता है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक हो जाएगी। अमरकंटक की ऊंचाई 1036 मीटर है साथियों। और जहाँ नर्मदा, सोन एवं महानदी निकलती हैं, नर्मदा कह सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ अमरकंटक है, नर्मदा इधर पश्चिम में आ गई, सोन बिहार पटना में गंगा मिल गई, इधर महानदी उड़ीसा तरफ आ जाती है। नेक्स्ट है, अब मैं बात करूँगा पूर्वी घाट की। तो साथियों जैसे कि हमारे भारत का जो ये हिस्सा है पूर्वी घाट है, इसे पश्चिमी घाट कहते हैं साथियों। गुजरात से तमिलनाडु तक का हिस्सा है साथियों। ये कैसे पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु का जो क्षेत्र, ये पूर्वी घाट कहलाता है। तो मैं बात करूँ पूर्वी घाट में, उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामल्ला और नल्लामलाई कह देते हैं, तमिलनाडु में सेवराय व पालनी, और पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। तो सेवराय और पालनी ये तमिलनाडु की हैं, और उड़ीसा में नल्लामलाई है, और आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, उड़ीसा में महेंद्रगिरी, ये पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हो जाएंगी। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर की बात करूँ तो विशाखापट्टनम पूर्वी घाट का कैसे सबसे ऊंचा शिखर है। ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी भी बन गई है साथियों। और आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में 2 जून 2014 गठित हुआ था। अब मैं बात करूं कि महेंद्रगिरी जो है 15 से 1 कह सकते हैं मीटर ऊंचाई है इसकी, और ये कह सकते हैं सर्वोच्च दूसरी चोटी है। तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, जबकि सबसे ऊंची चोटी तो ये हो जाएगी विशाखापट्टनम चोटी। पूर्वी घाट की हम बात कर रहे थे इस क्षेत्र की, ठीक है, विशाखापट्टनम, और दूसरी महेंद्रगिरी। अब मैं बात करूं कि महेंद्रगिरी है कहाँ, तो आपको हमने बताया था महेंद्रगिरी जो पहाड़ी है ये उड़ीसा में पड़ती है। नेक्स्ट अब बात करें हम कि पश्चिमी घाट की, तो जो पश्चिमी घाट जो है इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से, ये पश्चिमी घाट जो है हमारे भारत का, इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र कह सकते हैं, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु ये क्षेत्र हैं। तो सह्याद्री पर्वतमाला भी बोल देते हैं। कहेंगे हम कि महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र में से कृष्णा नदी तक निकलती है। तो महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकलती, महाबलेश्वर चोटी है कहाँ? महाराष्ट्र में है। अब मैं बात करूं कि ब्रह्मगिरी चोटी की, तो ये कर्नाटक में है। तो यहाँ से कावेरी नदी निकलती, कौन सी निकलती? कावेरी नदी। इस पर्वत श्रेणी को नदियों द्वारा अनेक स्थानों पर काट दिया जाता है। तो कह सकते हैं कि कावेरी कहाँ से? कर्नाटका में। किस पहाड़ी से? ब्रह्मगिरी चोटी से। और कृष्णा नदी कहाँ से? तो कृष्णा महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाबलेश्वर पर्वत से चोटी से, ठीक है। इस पर्वत चोटी को 2 नदियों द्वारा अनेक स्थानों पर काट दिया जाता है, इसी कारण यह अलग अलग पहाड़ों के रूप में कह सकते हैं मिलती है। अब मैं बात करूं अन्नामलाई की, तो अन्नामलाई जो पहाड़ी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP कह देंगे, VVIP, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह देंगे, VVI प्रश्न है साथियों, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है इसलिए। तो मैं बात करूं कि इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की अनाईमुड़ी है। तो अनाईमुड़ी 2695 मीटर है। यह है केरल में स्थित पश्चिमी घाट व दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इंपॉर्टेंट हो गया। तो अनाईमुड़ी कहाँ है? अन्नामलाई की पहाड़ी में है। किस राज्य में है? केरल में, केरल में स्थित है। और मैं बात करूं कि यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। कितनी ऊंचाई अनाईमुड़ी? 2695 मीटर है। अब कार्डमम की पहाड़ी की बात करूं, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? केरल में है साथियों, इनकी भी बात कर लें। तो यह क्या है? यह भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। तो ये भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है नीलगिरी की बात करूँ, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी होगा। तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची, सेकंड कह सकते हैं हाईएस्ट जो पीक है, वो दक्षिण भारत की कौन सी है? वो नीलगिरी है। नीलगिरी का विस्तार 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में है। तो 3 राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और कह सकते हैं तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। तो यहाँ पर ये स्थित है, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, वहीं पर कह सकते हैं ये यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती है। तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर पाई जाती हैं, पूछा जाता है।
और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा हो जाएगी साथियों। तो वो कौन सी है? देखो, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का जंक्शन कहते हैं, मिलन बिंदु, क्योंकि दोनों घाट यहीं मिलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी व दक्षिण भारत की दूसरी, देखो दूसरी, तो कौन सी? दोद्दा बेटा हो जाएगी साथियों, इम्पोर्टेंट है। अब मैं बात करूं, इसी पहाड़ी पर केरल में शांत घाटी पाई जाती है। यह सदाबहार वन व जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो शांत घाटी का साइलेंट वैली नेशनल पार्क पूछा जाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क साथियों कहाँ पर है? वो केरला में साथियों, याद रखेंगे। शांत घाटी केरल में है ना। यहाँ सदाबहार और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है ऊटी। जो ऊटी पर्यटन स्थल है वो कहाँ है? इसी नीलगिरी पहाड़ी पर, यही दक्षिण भारत में है। यहाँ पर टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है। यहाँ पर एक से अधिक पति रखने की प्रथा है टोडा जनजाति में। और कह सकते हैं कि टोडा जनजाति जो ये भैंस पालन का कार्य करती है। किसका? भैंस पालन का कार्य करती है, ये भी याद रखना। नीलगिरी में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो टोडा जनजाति हो जाएगी। अब साथियों कह सकते हैं हम बात करेंगे कि जो हमारे भारत के नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से जो कुछ क्षेत्र का निर्माण होता है, जैसे तट हैं हमारे भारत में, उनकी मैं चर्चा करूंगा। जैसे कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से जो पूर्वी घाट का क्षेत्र है, जो पूर्वी घाट ये है, इनमें मैं बात करूँ पश्चिम बंगाल का जो तट है वो बैगा तट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बैगा तट के नाम से। जबकि उड़ीसा का जो तट है, उड़ीसा के तट को उत्कल तट के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश का जो ये तट है, आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो कोरोमंडल कहाँ है? ये पूर्वी घाट में स्थित है। इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोरोमंडल किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो पूर्वी घाट का। ठीक है, याद रखना है साथियों, इम्पॉर्टेंट। कोरोमंडल तमिलनाडु में है। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहा जाता है। देखो, हाँ, पूर्वी तटीय भाग का जो दक्षिणी भाग उसे कोरोमंडल कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है साथियों, अब हम बात करें पश्चिमी घाट की। तो जो पश्चिमी घाट है साथियों, ये जो अपना पश्चिमी घाट है, यहाँ की हम जब बात करेंगे तो यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। तो इन क्षेत्र में कह सकते हैं, जो गुजरात की हम बात कर रहे हैं, गुजरात का जो तट है ये काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। जबकि महाराष्ट्र और गोवा के बीच में जो है वो कोंकण तट के नाम से जानते हैं। जबकि गुजरात से गोवा भी कोंकण कह देते हैं, गुजरात से गोवा को भी कोंकण कहते हैं, ऐसे भी याद रखना है। ठीक है, ऐसे, अरे रुक जाओ, एक बार सही से बना लेता हूँ। ठीक है, तो गुजरात से गोवा कहते हैं वो भी कोंकण होगा, जबकि गुजरात का तट काठियावाड़ तट भी कहते हैं। इधर महाराष्ट्र से गोवा कह दो तब भी कोंकण के नाम से जानते हैं। कर्नाटक को जो कन्नड़ हो जाए, कर्नाटक का कौन सा? कन्नड़ है। जबकि मालाबार पूछा जाता है, तो मालाबार जो तट है ये केरल में है साथियों। कहाँ, कौन सा? मालाबार तट है। मालाबार पश्चिमी घाट में है साथियों। किसमें है? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। अब मैं बात करूंगा साथियों द्वीप की। तो कह सकते हैं आइलैंड की बात करें, आइलैंड तो एक वह छोटा स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, वो तो द्वीप कहलाता है। जबकि वह बृहत स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे महाद्वीप कहते हैं। तो बड़ा स्थलीय भाग तो उसे महाद्वीप कह देते हैं। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल, जबकि इसे आइलैंड के नाम, जो छोटा स्थलीय भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो वो क्या कहलाता है? वो द्वीप कहलाता है। और तीन ओर से जो घिरा हो वो प्रायद्वीप कहलाता है। याद रखना, चार ओर से जल से घिरा हुआ छोटा क्षेत्र, वो जमीन का टुकड़ा क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। तो भारत में दो द्वीप समूह हैं। कितने हैं? दो। जैसे एक तो लक्षद्वीप समूह, एक अंडमान निकोबार हो जाएगा साथियों। और जो लक्षद्वीप है हमारे भारत के पश्चिम में स्थित है और अरब सागर में स्थित है साथियों। तो देखो, लक्षद्वीप की यदि हम चर्चा करते हैं तो जो लक्षद्वीप है ये हमारे भारत के कह सकते हैं कहाँ पर स्थित है? पश्चिम में। यहाँ पर लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती हो जाएगी। मात्र 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, ये सबसे छोटा है केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में। जिला एक है, ये अरब सागर में स्थित है साथ ही, ये पूरा अरब सागर है, यहाँ पे हिंद महासागर का ही हिस्सा है। और कह सकते हैं कि कुल द्वीप कितने हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। कितने हैं? 36 द्वीप हैं। यहाँ पर एक मिनकाय द्वीप पड़ता है, यहाँ पर महल भाषा बोली जाती है। जो महल भाषा है ये मालदीव की भाषा है साथियों। ये एक बार आ चुका है पुलिस के एग्जाम में। नेक्स्ट है, मैं बात करूँ लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है तो एंड्रोथ द्वीप है। कौन सा? एंड्रोथ द्वीप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका निर्माण कैसे हुआ? तो जो प्रवाल भित्तियाँ हैं या प्रवाल नामक जो छोटे छोटे जीव होते हैं
उनसे कैसे निर्मित जो कैल्शियम कार्बोनेट के तो बने ही होते हैं, उनसे निर्मित स्थलीय भाग को हम लोग कोरल रीफ कहते हैं, या कह सकते हैं एक भाग का जिस स्थलीय भाग का निर्माण हो जाता है उनका समुद्र में ऊपर आ जाते हैं, उसे कह सकते हैं जो कोरल रीफ कहते हैं। तो प्रवाल भित्ति से इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ की भाषा वैसे मलयालम है, क्योंकि लक्षद्वीप है केरल के पास में है साथियों, ठीक है। तो यहाँ केरला में भी मलयालम बोली जाती है, लक्षद्वीप में भी मलयालम भाषा। लेकिन लक्षद्वीप का एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप, तो मिनिकॉय द्वीप पर कौन सी महिल भाषा बोली जाती है। और नेक्स्ट मैं बात करूँ कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये भी साथियों। तो अंडमान निकोबार जो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है, भारत के पूरब में स्थित है। तो यह अराकानयोमा पर्वत का भाग है जो म्यांमार में पड़ता है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो दक्षिणी अंडमान कहेंगे, जो दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है। पूछा जाता पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पे है, तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है 8,249 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर 3 जिले हैं। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 572 द्वीप बताए गए हैं इसमें। जबकि मैं बात करूँ कि जनजाति, तो यहाँ पर जारवा है, ओंग है। ओंग जनजाति भी पूछी जाती, ओंग या ओंज भी होता, कहीं कहीं ओंज लिख के आ जाता है, तो ओंज ये भी अंडमान निकोबार की जनजाति है। सेंटलीज है, सैम्पेन जनजाति है साथियों। तो ये कहाँ की हैं, अंडमान निकोबार की जनजातियाँ हैं। सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो मध्य अंडमान इसका सबसे बड़ा द्वीप है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो सैडल पीक हो जाए, कौन हो जाएगी, सैडल पीक, और जो उत्तरी अंडमान पे स्थित है। तो देखो राजधानी इसकी जो पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिण अंडमान पे है, जबकि सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक वो उत्तरी अंडमान या नॉर्थ अंडमान पे स्थित है। सैडल पीक याद रखना 772 मीटर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अंडमान के पूर्व में स्थित जो 2 द्वीप हैं, तो अंडमान के पूर्व में उस साइड तो कह सकते हैं नारकोंडम द्वीप है जो सुषुप्त ज्वालामुखी का हिस्सा है। बैरन द्वीप ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी उसे कहते हैं साथियों कि हमारी पृथ्वी पर वह प्राकृतिक छिद्र जिससे होकर कह सकते हैं जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, जलवाष्प, गैसें और राख बाहर निकलते हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। फिर सुनो, ज्वालामुखी हमारी पृथ्वी पर वह प्राकृतिक छिद्र है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, जिसे हम लावा के नाम से जानते हैं, और जलवाष्प, गैसें और राख बाहर निकलते उस छिद्र को ज्वालामुखी कहते हैं। और जब ये पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर है तो तब तो मैग्मा है, जब बाहर आ गया तो लावा कहलाएगा, जब बाहर आ जाता तो लावा है, और ये पृथ्वी के जब इधर अंदर है तो मैग्मा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैग्मा के नाम से जानते हैं। याद रखना है भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, नारकोंडम और बैरन, दोनों अंडमान निकोबार में हैं। तो नारकोंडम सुषुप्त है, बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है। जो लघु अंडमान और कार निकोबार है इसके बीच में 10 डिग्री चैनल, जैसा कि हमने कल की क्लास में आपको बताया भी था, याद रखेंगे। अब बात करें न्यूमोर द्वीप की, तो न्यूमोर जो द्वीप है ये या गंगा सागर द्वीप है, ये दोनों जो द्वीप हैं ये हुगली नदी पर हैं। कहाँ पर हैं, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुगली नदी पर हैं। और हुगली नदी में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी चलाई गई है। नेक्स्ट व्हीलर द्वीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों। इसे APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। और कह सकते हैं उड़ीसा के चांदीपुर में ब्रह्माणी नदी पर ये स्थित है। तो कहाँ पर है व्हीलर द्वीप, उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के चांदीपुर में, जहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। याद रखेंगे। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है, ये श्रीहरिकोटा द्वीप, यहाँ पर इसरो का प्रक्षेपण केंद्र भी है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में साथियों। तो श्रीहरिकोटा द्वीप कह सकते हैं, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और इसरो का लॉन्चिंग पैड या प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पे है। उपग्रहों को रॉकेट के माध्यम से भेजा जाता है। सॉल्सेट द्वीप जो है ये मुंबई पे है, और यह है मुंबई भारत का किसी द्वीप पर बसा सबसे बड़ा शहर भी हो जाएगा। तो मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर स्थित है। एलिफेंटा द्वीप ये मुंबई में है साथियों। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर, मुंबई में है। पंबन द्वीप की बात करूँ तो पंबन द्वीप ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पूछा था कई बार आया, तो पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है। धनुषकोडी भी इसी द्वीप पर स्थित है। धनुषकोडी कहाँ पर है, तो पंबन द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है साथियों, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली थी लास्ट क्लास में साथियों। नेक्स्ट है मैं बात करेंगे कि ये देखो हमने यहाँ से आपको इन सब के बारे में जैसे बता भी दिया था कि मालवा का पठार कहाँ पर है, छोटा नागपुर का पठार ये देखो बताया है ना, मालवा का पठार विंध्याचल, सतपुड़ा है ना, और दक्कन का पठार साथी ये पूरा हो जाएगा है ना। तो छत्तीसगढ़ में छोटा नागपुर, झारखंड है, यहाँ महानदी है ना, उत्तरी सरकार तर उड़ीसा ये हो जाएगा है ना।
ये सब है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में है साथियों। नेक्स्ट है, अब मैं बात करूं कि ठीक है साथियों, तो इसी के साथ में अपनी क्लास को यहीं पे विराम करता हूं साथियों। और कह सकते हैं कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहें। कह सकते हैं यदि तैयारी में देर हो गई तो कह सकते हैं कि आपके सपनों में कह सकते हैं कुछ ना कुछ देर अवश्य ही हो जाएगी। और समय को एक अच्छे तरीके से आप प्रयोग करें, एक ढाल के रूप में प्रयोग करें। लोग कहते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं, तो साथियों आप टाइम पास नहीं करते हो, टाइम खुद ही आपको पास करता है। जय हिंद, जय भारत साथियों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में साथियों।